उम्मीद करते हैं आप सब खैरो खैरियत से होंगे। आज हम लोग वापस से हिस्ट्री लेक्चर की शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री लेक्चर अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पहले देखे होंगे हमारे, तो हम लोग चल रहे थे प्लासी का जो युद्ध था वो पूरा हो चुका था और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इमरजेंस हो रहा था उसकी शुरुआत भी हो चुकी थी और ब्रिटिश धीरे धीरे पूरे भारत में अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे। उस एक्सपेंशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जो उस वक्त इमर्ज हुआ और इमरजेंस के साथ ही उसका पतन भी हो गया कुछ साल में, वो था आपका मैसूर। पहले तो इसके लीडर हुआ करते थे हैदर अली, लेकिन हैदर अली के बाद में कैंसर से डेथ हो गई और डेथ के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर का नेतृत्व किया और मैसूर के एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे अपनी विजय को और अपनी शहादत को दोनों को दर्ज किया। यहाँ पे कोटेशन है कि टीपू सुल्तान फेलियर वाज अ ट्रेजेडी टू हिम and a tragedy for the subcontinent, for his defeat meant the end of the first round of struggle for freedom। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन बहुत आसान वे में या फिर कहिए बहुत कम शब्दों में टीपू सुल्तान के रोल को परिभाषित कर देती है। ये कह रहा है कि टीपू सुल्तान की असफलता एक ट्रेजेडी थी, एक दुख था उसके लिए भी, और ये एक आपदा या दुख था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी, क्योंकि उसकी डिफीट का या उसकी हार का मतलब ये था कि भारत में आजादी के संघर्ष का पहला फेज टीपू सुल्तान की मौत के साथ खत्म हो गया। यानी कि कहा जाए तो आजादी के लिए लड़ाई या फिर अंग्रेजों को पूरी तरीके से हिंदुस्तान से बाहर भेजने की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान ने की थी। ये अलग बात है कि उन्होंने में भी आजाद भारत का वो आजाद भारत का सपना न देखा हो, लेकिन भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का वो सपना इन्होंने जरूर देखा था और दिस स्टेटमेंट गोज फॉर दैट। उस वक्त सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन पहले भी आपको पता है, अगर पीछे के लेक्चर आपने देखे होंगे तो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज कर रहे थे। आपने एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में पढ़ा, आपने बंगाल के बारे में पढ़ा, कैसे बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद बक्सर हुआ था, फिर कैसे बंगाल में डायरकी आई और बंगाल जो कि उस वक्त का एक बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट हुआ करता था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। और साथ ही साथ मराठास का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन अंग्रेजों के साथ था, लेकिन मैसूर में दिक्कत पनपी। कैसे पनपी, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। उस वक्त की सिचुएशन अगर देखी जाए तो मिलिट्री एडवेंचर्स का दौर हुआ करता था और बहुत ज्यादा मिलिट्री कह लीजिए मिलिट्री से जुड़े हुए लीडर पनप रहे थे और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम उस वक्त दिखाई दे रहा था जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली की पैदाइश 1721 ईस्वी में हुई और 1721 ईस्वी में पैदाइश के बाद जो इनका मेन काम हुआ वो वडियार डायनेस्टी के अंतर्गत हुआ था। वडियार डायनेस्टी मैसूर की उस वक्त डायनेस्टी थी। इसकी आई थिंक स्थापना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1399 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये जो दौर था जब हैदर अली का जन्म हुआ और जन्म के बाद का जो दौर था, उस वक्त वडियार डायनेस्टी बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत वीक हो चुकी थी। राजा कोई था, पावर किसी के हाथ में हुआ करती थी। तो इस टाइम पे चिक्का कृष्ण राज राजा हुआ करते थे, लेकिन असली पावर दो लोगों के बीच में थी। एक का नाम था देवराज, दूसरे का नाम था नंदराज। देवराज उस वक्त दलवई थे जिसको कमांडर इन चीफ कहा जाता है, और नंदराज जो है उस वक्त सर्वाधिकारी थे जो रेवेन्यू और फाइनेंस को कंट्रोल किया करते थे और ये डी फैक्टो रूलर के तौर पर बेसिकली काम करते थे। डी फैक्टो रूलर का मतलब क्या होता है? जो आधिकारिक तौर पे उनके पास शक्ति मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो शक्तियों का निर्वहन इस प्रकार से करते हैं जैसे पूरी तरीके से शक्ति उन्हीं के हाथ में मौजूद हो। और ये वही वक्त था जब साउथ इंडिया में पूरी तरीके से आपस में लोग लड़ा करते थे। उस टाइम पे चौतरफा लड़ाई साउथ इंडिया में देखने को मिला करती थी। अगर एक रफ मैप अगर हम बनाएं तो मान लीजिए ये आपका नीचे का भारत है, यहाँ पे आपके मराठा हुआ करते थे, ये आपका मैसूर हुआ करता था, यहाँ पे आपका नॉर्दर्न सरकार का इलाका हुआ करता था और ये आपका दक्कन वाला इलाका था, निजाम वाला। तो मराठा 1, निजाम 2, नॉर्दर्न सरकार 3, मैसूर आपका 4। इसी में यहाँ पे फ्रेंच हुआ करते थे, माहे यानम कराईकाल का जो रीजन था वहां पे फ्रेंच हुआ करते थे। और जो नॉर्दर्न सरकार का रीजन है यहाँ पे ब्रिटिशर्स का वर्चस्व हुआ करता था। तो एक तरफ मराठा हुआ करते थे वेस्ट में, ऊपर जाए तो निजाम था, ईस्ट में जाए तो ब्रिटिश मौजूद थे। तो मैसूर चारों तरफ से घिरा हुआ था, बेसिकली आइसोलेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ था। हालांकि शुरुआत में इनका अच्छा खासा एक अलायंस देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी शुरुआत में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा और बार बार मराठा ने
मैसूर पर हमला किया 1753, 1755, 1757 और 1759 में। और इसके साथ साथ 1755 में निजाम ऑफ हैदराबाद जो कि यहाँ पे डक्कन में बैठे हुए थे, इन्होंने भी अटैक किया था। तो मैसूर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और जो दोनों लोग सत्ता में बैठे थे उनके पास वो शक्ति भी मौजूद नहीं थी। तो एक तरीके से कहिए कि मैसूर बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच चुका था, पूरी तरीके से कंगाली के कगार पे पहुंच गया था। तो इनको जरूरत का एहसास हुआ किसी ऐसे नेता की या कोई एक ऐसा इंसान जो राज करे तो मैसूर को किसी एक नई ऊंचाई पर लेकर जाए। और उस वक्त एक सुपीरियर मिलिट्री टैलेंट के साथ एक ही इंसान मौजूद था जिसका नाम था हैदर अली। और इस वक्त हैदर अली की शुरुआत होती है एक लीडर के तौर पे और राइज ऑफ हैदर अली देखने को मिलता है 1759 से। चिक्का कृष्ण राज टू ने हैदर अली को टाइटल में दिया था जिसको बोला जाता है नवाब ऑफ मैसूर, यानी कि बेसिकली कहिए कि डी फैक्टो रूलर के तौर पे शुरुआत यहीं से हो जाती है। धीरे धीरे पावर इनके हाथ में आने लगता है क्योंकि जो डायनेस्टी थी वो बहुत हद तक कमजोर हो चुकी थी। और फाइनली 1761 में हैदर अली डी फैक्टो रूलर मैसूर के बन जाते हैं। राजा मौजूद होता है लेकिन राजा चूंकि इतना कमजोर हो चुका था कि उसके पास वो शक्तियां मौजूद नहीं थी या उन शक्तियों का निर्वहन वो नहीं कर पा रहा था। तो इसके टाइम पे हैदर अली के टाइम पे इन्होंने क्या क्या अचीव किया। 1761 के बाद मैसूर की बाउंड्री को इन्होंने बहुत हद तक बढ़ाया। पहले मैसूर कुछ हद तक सिकुड़ा कह लीजिए कि था, बहुत छोटी बाउंड्री हुआ करती थी, लेकिन एक्सटेंशन 1761 के बाद हैदर अली के टाइम पीरियड में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात यह कि फ्रेंच के साथ इनका रिलेशन, हैदर अली का रिलेशन बहुत बेहतर रहा और फ्रेंच के साथ मिलकर इन्होंने एक हथियारों की फैक्ट्री बनाई थी दिल्लीगुल में जो कि तमिलनाडु में है। इसके अलावा यूरोपियन लाइंस में अपनी आर्मी को इन्होंने ट्रेन भी किया था क्योंकि भारतीय जो आर्मी थी उसमें इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, आधुनिकीकरण नहीं था। उस आधुनिकीकरण के लिए इन्होंने फ्रेंच से मदद ली थी, यूरोपियों से मदद ली थी ताकि भारतीय जो आर्मी है या इन लोगों की जो आर्मी थी उसमें तरक्की देखने को मिले। इसके अलावा बल्लापुर, बिदनूर और हुसूर ये कुछ ऐसी जगह हैं, ये सब मेनली कर्नाटक में है, ये तमिलनाडु में है। ऐसी जगहों पे भी इन्होंने फोर्सेस का इस्तेमाल किया और इन जगहों को अपने कब्जे में किया। इस तरीके से बाउंड्री का विस्तार अगेन हमको देखने को मिलता है। और इनके टाइम पीरियड में एक चीज जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है और बहुत खास भी है कि पॉलीगर्स का इन्होंने खुल के सपरेशन किया। पॉलीगर्स कौन होते थे? पॉलीगर्स वो लोकल चिफ्टेंस हुआ करते थे या जैसे जमींदार हुआ करते थे वैसे साउथ इंडिया में पॉलीगर हुआ करते थे, लेकिन ये अपनी पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज किया करते थे। इस वजह से टीपू सुल्तान के टाइम पीरियड में यहाँ इनके ऊपर बहुत सारे हमले हुए। तो इसमें मेजोरिटी में हिंदू हुआ करते थे, तो कुछ लोग टीपू सुल्तान पे कम्युनल होने का भी आरोप लगाते हैं, जबकि उसका कम्युनलाइजेशन से कोई रिश्ता या कोई नाता नहीं था। वो एक तरीके से पॉलिटिकल स्टैंड हुआ करता था। इन्हीं के टाइम पीरियड में मराठा का अटैक भी हुआ 1764, 1766 और 1771 में। उस वक्त माधवराव फर्स्ट उस वक्त मराठा के पेशवा थे। इनका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1761 से लेकर 1772 तक हुआ करता था। और इस टाइम पे मैसूर पे कई बार रिपीटेडली अटैक हुआ था और अटैक का नतीजा मैसूर को भुगतना पड़ा और ढेर सारा पैसा और हरजाना मैसूर को मराठाओं को सौंपना पड़ा। इसके अलावा कई सारी टेरिटरी भी सौंपनी पड़ी थी। तो ये सब पूरा एक बैकग्राउंड था जहाँ पे पूरा उथल पुथल का माहौल चल रहा था। मेन जो चीज हमें यहाँ पे देखनी है वो क्या है? एंग्लो मैसूर वॉर। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए। शुरुआत कब हुई? 1767 से और इसका अंत कब हुआ? 1799 में। इसमें हम लोग पहला देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1767 से लेकर 1769 के बीच में रहा। कॉजेस की बात की जाए, कारण तो हुआ क्या, बैकग्राउंड थोड़ा समझेंगे, कारण अपने आप समझ में आएगा। हैदर अली चाहते थे कि किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव जो साउथ इंडिया से है वो खत्म हो, लेकिन वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो हमारी टेरिटरी है, हमारा जो साम्राज्य है उसका कैसे हम विस्तार करें और मैसूर के इलाके में भी हम अपना पैर पसारें। इसलिए 1776 में निजाम के साथ एक ट्रीटी होती है और उस ट्रीटी में नॉर्दर्न सरकार जो है, जो वेस्ट ईस्ट वाला इलाका था अभी मैप में बताए थे, वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज मराठा
निजाम एक अलायंस में आ जाते हैं, गठबंधन में आ जाते हैं, और मैसूर यहाँ पे बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, एकदम अकेले अलग थलग पड़ जाता है मैसूर। तो ये हैदर अली के लिए एक प्रॉब्लम की वजह बनता है, और यहाँ से खींचातानी शुरू होती है, एक दूसरे पे हमला शुरू होता है, युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और ये युद्ध जो है 18 महीने तक ऐसे ही खींच तान के चलता रहा। फाइनली हैदर अली ने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और हैदर अली जा पहुंचे मद्रास, और मद्रास जाके उन्होंने अंग्रेजों को कंपेल किया एक संधि साइन करने के लिए 1759 में, जो साइन हुई 4 अप्रैल 1759 को। और ये एक तरीके की डिफेंसिव अलायंस थी, यानी कि सुरक्षा की नीयत से बनाया गया गठबंधन था। और इसमें शर्त ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज मैसूर की रक्षा करेंगे तब जब कोई भी बाहर से मैसूर पर हमला करेगा, खास तौर पे मराठा या निजाम। जाहिर सी बात है, मैसूर यहाँ पे है, मराठा यहाँ पे है, निजाम ऊपर बैठा है, यहाँ ब्रिटिश मौजूद थे, तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से हमला हो या यहाँ से हमला हो, तुरंत ब्रिटिश मदद के लिए पहुंचेंगे। इस नियत के साथ ये समझौता हुआ था, लेकिन दिक्कत ये हुई कि बाद में 1771 में मराठाओं ने हमला किया। 1771 में जब हमला हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी मदद के लिए नहीं आई। यहाँ पे हैदर अली को रियलाइज हुआ कि ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं है, इन पे भरोसा करने लायक नहीं है। वो पहले भी अंग्रेजों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि राजनीति में चीजें होती हैं और गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए हैदर अली उनसे गठबंधन किए थे। लेकिन इसके बाद इनको रियलाइज हो गया कि नहीं, ये किसी काम के नहीं है और हमें इन्हें भारत से निकाल के फेंकना होगा। और ये वही दौर था जब माधवराव की डेथ भी हो गई थी और मराठास में आपस में युद्ध की शुरुआत हो गई थी कि अगला पेशवा कौन बनेगा। नारायण राव पेशवा बने थे, लेकिन एक साल बाद उनकी भी डेथ हो गई थी, तो बड़ी दिक्कत चल रही थी इस वक्त। इसी टाइम पीरियड में 1774-76 के बीच में हैदर अली की फोर्स ने मराठा पे हमला किया, क्योंकि वहां पे आपस में लड़ाई हो ही रही थी। और उस लड़ाई का फायदा उठा के हैदर अली ने वो सारी टेरिटरी वापस ले ली जिन टेरिटरीज को मराठास ले चुके थे पहले। तो यह पूरे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का कंटेक्स्ट। लेकिन उसी टाइम पीरियड में अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखें तो क्या चीजें घटित हो रही थी। 1776 में आपको पता होगा अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो कंप्लीट हो चुका था, अमेरिका आजाद हो चुका था। और ये भी पता होगा जब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी आपने पढ़ा कि दुनिया में कहीं कोई पंगा होता, कोई कांड होता, तो फ्रेंच और इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन अलग अलग रहते, एक दूसरे के खिलाफ रहते। तो यहाँ पे हुआ ये कि फ्रेंच जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रेंच अमेरिकन की साइड से लड़े। तो ये एक सिनेरियो वहां पे देखने को मिला, वो सिनेरियो भारत में भी देखने को मिला। दूसरी चीज जो इस टाइम पीरियड में हुई 1780 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, जो कि एक फ्रांस की जगह थी, फ्रांस का बेस था भारत में, उसको अपने कब्जे में ले लिया। और ये माहे जो जगह थी वो जगह हैदर अली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। रीजन क्या है कि ये एक तो पहली बात ये कि पोर्ट था, बंदरगाह था, तो यहाँ से बहुत सारा व्यापार हैदर अली किया करते थे, यानी कि मैसूर का व्यापार हुआ करता था। तो हैदर अली के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। लेकिन चूंकि अंग्रेज ले लिए, तो अंग्रेजों के लेने की वजह से हैदर अली को तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ा, फ्रेंच को भी करना पड़ा। और यही मेन कारण बन गया आपके सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का, जो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ। और इस युद्ध में हैदर अली ने बहुत बेहतरी से सारी चीजों का सामना किया, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें डेथ भी हो गई थी। हुआ क्या वो समझने की कोशिश करते हैं। माहे अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, जो कि फ्रेंच अलाय थे हैदर अली के। और हैदर अली ने क्या किया कि तुरंत मराठा से मदद मांगी और निजाम से मदद मांगी। हालांकि यहाँ पे मदद मांगना ठीक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से धोखा मिल चुका था, बट यहाँ पे अलायंस बनाई गई। लेकिन दोनों ने क्या किया, अगेन हैदर अली को धोखा दिया, ब्रिटिशर्स के कहने में वो आ गए। और फिर से एक बार हुआ कि हैदर अली यानी कि मैसूर बिल्कुल युद्ध में अलग थलग पड़ गया। इसी बीच हैदर अली ने आरकोट, जो कि किसकी राजधानी थी, कर्नाटक की राजधानी थी, आरकोट को कैप्चर किया, अपने कब्जे में किया। हालांकि बाद में ये भी इनके हाथ से निकल गया सर आयरकोट की लीडरशिप में। और फाइनली 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। तो ये युद्ध यहीं पे ढीला पड़ जाता है। हालांकि इस युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचाया हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने।
और फाइनली एक संधि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। हुआ क्या कि दोनों तरफ लड़ लड़ के थक चुके थे, हैदर अली की डेथ भी हो चुकी थी, तो कुछ हद तक कहिए कि ड्रॉ जैसी सिचुएशन आ गई थी। तो फाइनली वहां से ब्रिटेन से मैसेज आया क्राउन की तरफ से कि देखो कुछ भी हो जाए फटाफट शांति समझौता करो, ये युद्ध यहीं के यहीं खत्म होना चाहिए। और इस आदेश की वजह से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, मैंगलोर की संधि होती है 1784 में, और वापस यथा स्थिति बनाने की बात की गई, स्टेटस को मेंटेन करने की बात की गई, यानी कि युद्ध से पहले जिसकी जो स्थिति थी उसी स्थिति में इंसान बना रहेगा। और ये पहली बार ऐसा था कि अंग्रेजों को इस हद तक ऐसी ट्रीटी या ऐसी संधि साइन करनी पड़ी। इससे पहले भारत में अंग्रेजों को ऐसी संधि साइन नहीं करनी पड़ी थी जहां पे वो न हारते हुए भी उनको हार का सामना करना पड़ा, और इसलिए इसको साइकोलॉजिकल डिफीट कहा जाता है, क्योंकि इस संधि में सारे टर्म्स एंड कंडीशन टिप्पू सुल्तान ने डिक्टेट किए थे। तो ये भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, और खास तौर पे टिप्पू सुल्तान के इमरजेंस में, टिप्पू सुल्तान के शोहरत में इस संधि ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो फाइनली बहरहाल हैदर अली की डेथ हो ही चुकी थी, तो अब सारी चीजें और सारी चीजों का दारो मदार टिप्पू सुल्तान के कंधों पे आ गया था, जिन्हें हम लोग कहते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। जन्म हुआ 20 नवंबर 1750 में। इनकी अम्मा का नाम था फातिमा, अब्बा का नाम तो पता ही है, हैदर अली। इन्होंने बादशाह का टाइटल लिया था 1787 में। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर उसके बाद युद्ध में जाने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड में बात की जाए तो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, पॉलीग्लॉट थे, बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, कन्नड़ा, उर्दू वगैरह वगैरह, और कई सारी लैंग्वेज जानते थे। इसका मतलब एनलाइटनमेंट इनका ठीक ठाक हुआ था, और एनलाइटनमेंट का दौर चल रहा था, तो उसका भी असर इनके ऊपर देखने को मिल रहा था। पढ़े लिखे इंसान थे, तो पढ़े लिखे होने की वजह से इनके टाइम पीरियड में ढेर सारे रिफॉर्म्स भी हमको दिखाई देते हैं, ढेर सारे बदलाव भी दिखाई देते हैं। उन बदलाव में पहली चीज, इन्होंने एक मोलोडी कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम लोग लूनी सोलर कैलेंडर भी बोलते हैं। एक ऐसा कैलेंडर जो चंद्रमा से संबंधित था। इसके अलावा एक नया रेवेन्यू सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया था। लेकिन सबसे खास बात जो इनके टाइम पीरियड में इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे, वो था मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। मैसूर सिल्क इंडस्ट्री का डोमिनेशन इनके टाइम पीरियड में हुआ। पहले एक जो सिल्क इंडस्ट्री थी साउथ इंडिया की, वो उतना वर्चस्व उसका नहीं था। उस वर्चस्व की जिम्मेदारी टिप्पू सुल्तान को जाती है, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स था सिल्क का, वो बहुत तेजी से टिप्पू सुल्तान के टाइम पीरियड में बढ़ा। इसके अलावा इंटरनेशनल व्यापार भी टिप्पू सुल्तान के टाइम पीरियड में जो है बहुत तेजी से बढ़ा, जैसे कि फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान के साथ हुआ करता था। इसके अलावा इकोनॉमी में न्यू कॉइनेज सिस्टम भी इनके टाइम पे देखने को मिला। नए तरीके के सिक्के इनकी तरफ से जारी किए गए। इसके अलावा मिलिट्री रिफॉर्म में सबसे खास बात, जो काम इनके फादर ने किया उसी नीति को, उसी चीज को टिप्पू सुल्तान ने आगे बढ़ाया। यानी कि जो इनकी मिलिट्री थी, इनकी सेना थी, उस सेना को इन्होंने पश्चिमी तर्ज पे या वेस्टर्न जो पद्धति है उसके हिसाब से अपनी सेना को इन्होंने ट्रेन किया था, आर्टिलरी को लेके, रॉकेट को लेके। और ऐसा नहीं था कि जब अंग्रेजी तरीका अपना रहे हैं या वेस्टर्न तरीका अपना रहे हैं तो भारतीय पद्धति को इन्होंने छोड़ दिया, नहीं। भारतीय पद्धति में जैसे जो भी हाथी घोड़ा इस्तेमाल होता था, जो भी भारतीय हथियार इस्तेमाल होते थे, उसका इस्तेमाल ये किया करते थे। ऐसा नहीं था कि रॉकेट सब छोड़ दिए। इनकी तलवार तो खास फेमस थी, क्योंकि इतनी बेहतरीन और हैवी तलवार और ऐसे मेटल की बनी हुई थी कि वो आज भी आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो बहुत सारी डिटेल मिलेगी। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस का मेंटेनेंस यूरोपीय मॉडल के हिसाब से किया। इसमें इन्होंने फ्रांस से मदद ली थी। खास बात क्या है कि नेवी में भी इन्होंने काम किया। एक बोर्ड ऑफ एडमायरल्टी जो है इन्होंने सेट किया था, और एक जहाजी बेड़ा बनाया था, फ्लीट को बोलते हैं बेड़ा, जिसमें उन्होंने 22 लड़ने के लिए जहाज और साथ ही साथ 12 लार्ज फ्रिगेट्स रखे थे। फ्रिगेट का मतलब होता है कि जो जहाज में और भी जहाज रखे होते हैं इमरजेंसी चीजों के लिए, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये सारी चीजें की गई उनके टाइम पीरियड में, ताकि युद्ध अगर हो तो बहुत बेहतरी से युद्ध का सामना किया जा सके। इसके अलावा कई सारे बंदरगाह इन्होंने बनाए, डॉकयार्ड्स बनाए, जैसे कि मैंगलोर में, मुलालाबाद में, ये जमाला नहीं रहेगा, इसके अलावा वाजिदाबाद, ये 3 जगहों पे इन्होंने
डॉकयार्ड बनाए थे। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इनका अच्छा खासा योगदान रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पढ़े लिखे थे और साइंस में इनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, टीपू सुल्तान को। इन्होंने रॉकेट पे एक बहुत बेहतरीन किताब भी लिखी थी, किताब का नाम था फतहुल मुजाहिदीन। ये सारी चीजें रॉकेट के बारे में ही हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि पहली बार रॉकेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन भारतीय होने के नाते भारत में पहली बार बहुत गहराई से जो रॉकेट पे काम किया गया वो टीपू सुल्तान की तरफ से ही किया गया। इसके अलावा आयरन केस्ड मैसूरियन रॉकेट का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और टीपू सुल्तान की आयरन केस्ड मैसूरियन रॉकेट से इंस्पायर होकर ब्रिटिशर्स ने भी एक रॉकेट बनाई जिसको बोला जाता है कॉन्ग्रेव रॉकेट, जो बाद में नेपोलियन के टाइम पीरियड में इस्तेमाल किया गया। जब नेपोलियन गद्दी पे बैठा फ्रांस में क्रांति के बाद, तो बहुत सारा युद्ध हुआ, पूरी दुनिया में एकदम उथल पुथल मची हुई थी। तो उस युद्ध में ब्रिटिश भी शामिल थे, तो ब्रिटिशर्स ने उस युद्ध में ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक अगर रोल आप देखें तो डेमोक्रेसी के समर्थक हुआ करते थे टीपू सुल्तान, और डिप्लोमेसी भी इनकी बेहतरीन हुआ करती थी। ऐसा कुछ जो इल्जाम लगते हैं आजकल हिंदू मुस्लिम राजनीति में, और खास तौर पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम राजनीति करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो वो अच्छी बातें तो बताते नहीं। सोच ठीक ठाक थी, अच्छी थी, सबको लेकर चलने वाले थे, डेमोक्रेटिक सोच थी। और इसके अलावा क्योंकि ये फ्रांस में क्रांति का दौर शुरू हो चुका था, तो इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। और फ्रांस में एक जैकोबिन क्लब बनाई गई थी जो लेफ्ट विंग की मानी जाती थी, जिसका नेता रॉबेस्पियर हुआ करता था। उससे टीपू सुल्तान बहुत हद तक प्रभावित थे। वो क्रांति की सोच इनके मन में भी थी, इसीलिए इन्होंने भी ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना की श्रीरंगपट्टनम में, और जैकोबिन क्लब के ये मेंबर भी बने, मतलब अपने आप को इन्होंने उसका मेंबर भी घोषित किया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर और सोशल रिफॉर्म में देखा जाए तो जागीर को इन्होंने एबॉलिश किया, जो पॉलीगर थे उनको सप्रेस किया, ये हम शुरू में बता चुके हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स को इन्होंने बहुत बेहतर किया। इसके अलावा अगर सामाजिक छवि के हिसाब से देखें तो इन्होंने श्रृंगेरी का जो मंदिर था उसकी मरम्मत करवाई। इसके अलावा गॉडेस शारदा का जो मूर्ति थी उस मूर्ति का भी इंस्टॉलेशन या स्थापना इन्होंने कराई थी, जो इनके को एग्जिस्टेंस को, मिली जुली संस्कृति को दर्शाता है, एक लिबरल एटीट्यूड को दर्शाता है। इसके अलावा फॉरेन एम्बेसी की बात की जाए या फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो टर्की में इन्होंने एम्बेसी भेजा था 1785 में। नेपोलियन को इन्होंने भारत में इनवाइट किया था 1787 में, ताकि मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ाई की जा सके। और ऐसा कहा जाता है कि वो आ भी रहे थे, लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाए। इसके अलावा अफगानिस्तान, पर्शियन और अरब से भी इन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश की। तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो था वो भी ठीक ठाक इनके टाइम पीरियड में क्रिएट किया गया था। ये था बैकग्राउंड टीपू सुल्तान का। इनके टाइम पे दो युद्ध अगेन हुए। पहला युद्ध हैदर अली का हुआ, दूसरा युद्ध भी हैदर अली के टाइम पे ही शुरू हुआ। खत्म किसने किया? टीपू सुल्तान ने। तीसरा युद्ध टीपू सुल्तान के टाइम पीरियड में हुआ, जो 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुआ था। कारण क्या था कि ट्रेवेनकोर से दिक्कत चल रही थी टीपू सुल्तान की, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ट्रेवेनकोर पे डोमिनेशन या सॉवरेनिटी टीपू सुल्तान की थी। लेकिन ट्रेवेनकोर अंग्रेजों से जा मिला था, इसलिए टीपू सुल्तान ने ट्रेवेनकोर पे हमला किया 1789 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द राजा ऑफ ट्रेवेनकोर परचेज्ड फोर्ट ऑफ क्रेगनोर फ्रॉम द डच। क्रेगनोर का जो फोर्ट था वो खरीद लिया था अंग्रेजों ने। अब राजा ऑफ ट्रेवेनकोर जो था, जाहिर सी बात है सबऑर्डिनेशन में ऐसा माना जाता है, मतलब पूरी तरीके से सबऑर्डिनेशन नहीं था, बट एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में। तो इसलिए टीपू सुल्तान इस बात से नाराज हुए थे, और उस नाराजगी की वजह से इन्होंने ट्रेवेनकोर पे 1789 में हमला किया, और इस हमले की वजह से युद्ध की शुरुआत हो गई। उस टाइम पे कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, उन्होंने तुरंत एक अलायंस बनाई, गठबंधन बनाया। ट्रिपल अलायंस थी, 3 लोगों की अलायंस। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निजाम थे, और अगेन मैसूर अकेला अलग थलग टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध लड़ रहा था। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान अकेले थे, तो दिक्कत ये हुई कि ये कमजोर पड़ के बाद में ट्रेवेनकोर भी इसमें शामिल हो गया था। तो हुआ ये कि फाइनली टीपू सुल्तान की हार होती है, और श्रीरंगपट्टनम की एक संधि साइन होती है 1792 में, और ढेर सारी मैसूर की टेरिटरी या जमीनें छीन ली गई, और मराठा, ब्रिटिश और निजाम के बीच में बराबर बराबर बांट दी गई। न केवल इतना, बल्कि
टीपू सुल्तान को मजबूर किया गया कि 3 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना दें, और जब तक वो युद्ध का हर्जाना पूरा नहीं होगा टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को वो कैद करके लेके गए कि जब आप हर्जाना पूरा कर देंगे आपके बच्चों को हम रिहा कर देंगे। इस तरीके से आपका तीसरा युद्ध भी खत्म होता है। बात आती है चौथे युद्ध की, जो आखिरी युद्ध था और कहिए कि अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यपूर्ण था। कैसे था वो देखने की कोशिश करते हैं। 1798 में शुरू हुआ, 1799 में खत्म हो गया। हुआ क्या इसमें? टीपू सुल्तान ने अलायंस बनाने की कोशिश की थी अरबों से, अफगान से और टर्की से। टर्की उस टाइम पे नहीं था, टर्क्स थे जो एक जनजाति हुआ करती थी और यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया उस वक्त राज किया करती थी। तो इनसे एक गठबंधन बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ फ्रांसीसियों से भी एक गठबंधन बनाने की कोशिश की इन्होंने। लेकिन ब्रिटिशर्स भी कुछ खास युद्ध अभी चाह नहीं रहे थे, क्योंकि युद्ध में बड़े पैसे खर्च होते हैं। इसलिए वेलेस्ली चचा ने क्या बोला कि देखो हमारे साथ संधि कर लो, सब्सिडरी अलायंस हमारी साइन कर लो। सब्सिडरी अलायंस क्या थी? एक तरीके से समझौता था अंग्रेजों के साथ, उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। मना करना ही लॉर्ड वेलेस्ली को चुभ गया और 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने निजाम के साथ समझौता किया और मैसूर पर हमला कर दिया। 17 अप्रैल 1799 को टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से श्रीरंगपट्टनम में लड़ाई लड़ते हैं और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की 4 मई 1799 को डेथ हो जाती है, अपने साम्राज्य को बचाते हुए, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ते हुए। तो ये बहुत बेहतरीन और अच्छी मौत मानी जाती है, मतलब एक सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए क्योंकि उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। जैसे कि झांसी की रानी, वैसे ही ये भी लड़ते लड़ते जान दे दिए। और इनका एक फेमस कोट है जो कहा जाता है कि इट इज फार बेटर टू लिव लाइक अ लायन फॉर अ डे देन टू लिव लाइक अ जैकल फॉर 100 ईयर्स। मतलब आप एक दिन की जिंदगी जिए शेर की तरह, वो कहीं ज्यादा बेहतर है 100 साल जयकाल की जिंदगी से। तो कहने का मतलब यही था कि आप लड़ते लड़ते मर जाइए, वो बेहतर है अंग्रेजों के सामने झुकने से, अंग्रेजों की गुलामी करने से। बहरहाल तो टीपू सुल्तान की कहानी खत्म हो गई। टीपू सुल्तान की टेरिटरी यानी कि मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी और निजाम ने बराबर बराबर अपने हिस्से में बांट लिया। और कृष्ण राजा थर्ड जो कि बिल्कुल बच्चे थे वडियार डायनेस्टी के, अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी पे बिठाया। क्यों बिठाया? ताकि ये ना रहे कि हम यहाँ के राजा हैं, बल्कि राजा कौन है? भारतीय ही है। लेकिन उस भारतीय के पीछे असली शासन कौन करने लगे? वो अंग्रेज ही करने लगे। इसके अलावा टीपू सुल्तान के बच्चे और जो भी फैमिली थी उनको बेल्लोर भेज दिया गया, कैद कर दिया गया और इस तरीके से मैसूर की कहानी खत्म हो गई। हालांकि बाद में टीपू सुल्तान के खानदान की कहानी फिर से एक बार ऊपर आती है 6 साल बाद। वो बात है 1806 की। ये पहली ऐसे म्यूटिनी यानी कि विद्रोह माना जाता है जो लार्ज स्केल पे हुआ। एक सबसे बड़ा विद्रोह भारत में कब हुआ? 1857 में। उससे 50 साल पहले लगभग 1806-7 में एक विद्रोह हुआ था जो टीपू सुल्तान के बच्चों ने किया था। तो ये माना जाता है कि पहला बड़ा विद्रोह भारत का हुआ था। तो 1857 में 50 साल बाद ये हुआ। फिर 1907 में 50 साल बाद लगभग 5 से 7 का जो दौर था स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो इस तरीके से टाइम पीरियड बड़ा आप गौर करेंगे तो एक कनेक्शन दिखाई देगा। बहरहाल तो आज के मतलब लेक्चर में इतनी ही चीजें हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। कुछ गड़बड़ी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई और डिमांड होगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।